Hello everyone. So here we are starting with the next part of our laws of motion, chapter 4, class 11. So अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी डिस्कस कर ली. फिर हमने बोला था भैया मेरे पास चार फंडामेंटल फोर्सेस थे. कौन से थे? आई कैन से मेरा सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज फोर्स बिटवीन द मासेस. सेकेंड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस. और फिर हमने चार्जेस, मैग्नेटिज्म, ये सारी हम पढ़ने वाले इस पूरे ईयर में. और उसके बाद हमने बोला था एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है. अब उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. हमने कॉमन फोर्सेस पढ़े थे. कॉमन फोर्सेस मतलब पहला था मेरा नॉर्मल फोर्स, सेकेंड था मेरा टेंशन फोर्स और थर्ड था मेरा स्प्रिंग फोर्स. अरे याद नहीं आ रहा आपको? पहला था मेरा नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो सरफेस जो रिएक्शन फोर्स देगा उस पे, हेंस दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज नॉर्मल फोर्स. इसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, उसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं. सो दैट इज, हमें उसके लिए पॉइंट क्या रखना है? दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. परपेंडिकुलर टू द सरफेस. वो ऐसा प्लेन हो तो परपेंडिकुलर, ऐसा हो तो भी परपेंडिकुलर. ऐसे वाले को हम वेज बोलते हैं. तो वेज बोलूं तो आप समझ आना कि मैं एक इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं. ठीक है, इंक्लाइन प्लेन बोल दिया कभी तो सॉरी, इसको वेज बोलते हैं. अब उसके बाद हमने देखा था टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स किस में होगा? स्ट्रिंग में होगा. स्ट्रिंग कैसा होता है? अगर मैंने स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ा, अगर मैंने इसको ऐसे मूव किया तो ये जितना डिस्टेंस है ना, फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी 1 मीटर ही रहेगा, है ना. सो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट नेवर चेंजेस. हेंस वैसी वाली स्ट्रिंग हम कंसिडर करेंगे. ऐसी वाली स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करें. हम खींच रहे तो वो स्ट्रिंग इधर चल रही है आगे तक, इधर ये एक्सटेंड हो गया, धीरे धीरे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो उसको हम इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग बोलेंगे. वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. हम कौन सी कंसिडर करेंगे? जिसका डिस्टेंस फिक्स हो, दैट इज अ स्टिफ बोलते हैं उसको. तो स्टिफ वाली स्ट्रिंग हम यूज करेंगे. स्टिफ मतलब कि अपना पोजीशन चेंज ना करे, मुड़ तो सकती है. उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट था जो स्प्रिंग फोर्स बोला था हमने. और स्प्रिंग फोर्स को मैंने आपको बोला था कि आप स्प्रिंग फोर्स को सेम का सेम टेंशन से याद रखना. तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में. स्प्रिंग फोर्स जैसे ऊपर नीचे होता है, ऑसिलेट होता है, इलोंगेट होता है, कंप्रेशन होता है, सब ऐसा. ठीक है. सो हमने यार ये कॉमन फोर्सेस देख लिया. हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स, और ये दूसरा वाला दैट इज माय टेंशन फोर्स. ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज करने वाले हैं इस पार्ट में. एंड दैट इज नेम्ड एज माय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटायर मैकेनिक्स टर्म. कि हमें पता है कि यार जो लॉज आते होंगे तभी हम कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं. लॉज तो वैलिड होंगे ही. सो अगर हमें लॉस पढ़ने हैं तो हमें एक और चीज पॉइंट पढ़ा था, दैट इज माय FBD, दैट इज माय फ्री बॉडी डायग्राम. अगर आपको याद इमेजिन हो रहा है तो हमने बोला था उसमें 3 पॉइंट हमें याद रखने थे. फर्स्ट पॉइंट था मेरा दैट द बॉडी, जो भी हमने बॉडी कंसिडर किया है उसमें हम अज्यूम करेंगे द बॉडी इज अ पॉइंट मास, है ना. न्यूटन के लॉ वैलिड कब होंगे? जब पॉइंट मासेस पे होंगे. ये हमने 10th में भी पढ़ा था. यस. फिर जो सेकंड पॉइंट था उसमें बोला था विल शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. मतलब जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं वो देखेंगे. अब बॉडी किस पे कितना फोर्स दे रहा है वो नहीं, बॉडी पे कितने फोर्स लगेंगे वो हम FBD पे बनाते हैं. अब थर्ड पॉइंट था मेरा दैट इज माय फोर्सेस, दैट इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमने बोला था बॉडी किस में होना चाहिए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. अगर बॉडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूटन्स के लॉ वैलिड है. अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब बॉडी ना ही मूव करना चाहिए, बॉडी शुड बी एट रेस्ट, और बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने कार में बैठा, कार में अगर हम अज्यूम कर लेते एक बार इनर्शियल नॉन इनर्शियल से डिस्कस कर लेते एक बार वापस. तो उसमें जैसे कार में बैठा हूं, मैंने कार में एक स्ट्रिंग ली और यहाँ पे एक बॉल लगा दिया. ठीक है. अब मैंने ऐसे किया कि कार के सारे विंडोज को ना ब्लैक शीट से ऐसा पेंट कर दिया है, तो मुझे दिखेगा नहीं गाड़ी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, और मैंने कैमरा लगा दिया. मैं अंदर नहीं हूं, मैंने कैमरा लगाया.
अब मुझे कैसे पता चलेगा गाड़ी आगे मूव कर रहा है? मेनी ऑफ द स्मार्ट पीपल वर अज्यूमिंग दैट कि कार आगे मूव करेगी तभी तो सर बॉल पीछे आएगा, है ना? कार आगे मूव करेगी तभी नहीं आएगा, कार जब आगे एक्सेलरेट करेगी तब बॉडी पीछे आएगा, है ना? गाड़ी अगर चल रही है तो बॉल पीछे आएगा। और अगर दूसरा, अगर मैंने बोला ये बॉल ऐसे आगे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ब्रेक लग रहा है, हेंस वो बॉडी आगे मूव कर रहा है। हेंस मैंने क्या किया, जैसे ही एक्सेलरेट किया, जैसे मैं रुका हुआ था और जब नॉर्मल स्पीड पे थी तो मैं बोलूंगा बॉल वो स्ट्रिंग सीधा दिखेगा मेरे को, है ना? हेंस यही चीज है, जब भी हम कांस्टेंट वेलोसिटी में तभी वो बॉल नीचे रहेगा, या फिर हम रुके हो तभी भी बॉल स्ट्रेट में रहेगा। हेंस वो मूवमेंट पे हमारी बॉडी का वेलोसिटी सेम रहेगा या फिर जीरो रहेगा। हेंस उस बॉडी को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जब तक बॉडी अगर एक कांस्टेंट स्पीड से या फिर एक रेस्ट पे है और वो अगर मोशन को देख रहा है, कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर। हेंस आई कैन से ऑब्जर्वर विल बी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? कुछ इमेजिन हुआ, ये वाला समझ में आया? नहीं आया तो अब इतना देखो, ऑब्जर्वर किस पे होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए, या फिर ऑब्जर्वर मूव करना चाहिए विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो हम न्यूटन्स के लॉ वैलिड बोलेंगे। तो 3 पॉइंट याद हो गए सारे। पहले तो मुझे एज्यूम करना पॉइंट मासेस, सारे फोर्सेस बताने हैं, और ऑब्जर्वर किसमें होना चाहिए? जो देख रहा है उसका स्पीड कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मेनी टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 99% टाइम विल अज्यूम कि हम रुके हुए हैं रेस्ट पे, हम रुके हुए हैं रेस्ट में, और तभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन को। ओके, कुछ समझ में आया? कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्या मैंने? नहीं ना? यस। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको कुछ डेफिनेशन, पुराना डेफिनेशन याद होगा तो ऐसा बोलते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट चल रहा है, हेंस ये कब तक ऐसे रहेगा? जब तक एक बाहर का एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। हेंस हमने कुछ सेंटेंस ऐसे बोला था कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन। ठीक है, ये तो हमने पुरानी चीज देख ली थी कि यार ऐसा पढ़ा था, इसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लिया था कि हाँ ऐसे होता है, हमने बोल दिया रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे रहेगा। अब भैया हम इसका करेंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कैसे, मतलब जो भी है तो कैसे करेंगे, क्या मतलब, क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझो आप चीज को। ये फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक बॉल ले लिया, ठीक है, और बॉल एक फ्लोर पे है, ये मेरा फ्लोर है। अब मुझे बताओ, बॉडी तो रेस्ट पे है, ये तो फिक्स है, बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब ना ही वो इधर मूव कर रहा, ना इधर मूव कर रहा, ना ऊपर ना नीचे। अब मुझे इस पे बताओ कि इस पे फोर्सेस 0 है क्या? यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट कि यार ये इस पे फोर्सेस 0 है क्या? ठीक है। सो व्हेन आई वाज अ किड, मैं भी अज्यूम करता था कि यार बॉडी तो रेस्ट पे है, और हमने भैया अभी तक इतना पढ़ लिया है कि अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा होता तो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होता। करेक्ट है। अब बॉडी एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा है, बॉडी है रेस्ट पे, उसका वेलोसिटी है 0, मतलब इस पे फोर्सेस, मतलब इस पे कुछ फोर्सेस नहीं लग रहे? नहीं, इस पे फोर्सेस तो लग रहे हैं ना, क्योंकि भाई इसके पास यार कुछ तो मास होगा। अगर मास है बॉडी के पास तो इसका कुछ सेंट्रॉइड भी होगा, है ना। अब इसने तो बोला इसके पास मास है, अब अर्थ अपना काम करेगा। अर्थ क्या करेगा? इस पे वेट लगाएगा, दैट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, वेट किधर लगा? हम बोलेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, पर हम पीएससीएन क्या बोलेंगे, वेट कहां लगा? तो हम बोलेंगे दैट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। किधर से कुछ भी हुआ, हमें देखना है कि सरफेस कैसा और सेंटर कहां तक जाएगा, है ना। बचपन में भी पढ़ा हमने, ये अर्थ होता है, अर्थ पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा वेट किधर रहेगा? इधर नीचे रहेगा। यहाँ पे खड़ा हो तो यहाँ पे भी वेट इधर रहेगा, यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ पे खड़ा हो तो यहाँ पे भी इधर जाएगा। तो ये सब लाइन को मैच करेंगे, सो इट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हेंस वेट मतलब दैट इज पासिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमने पहले पढ़ा, बट मैंने ऐसे रिवाइज करा दिया आपसे। सो वेट है इधर नीचे लग रहा है, दैट इज वेट इज इक्वल टू फोर्स, ये हो गया mg, है ना। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स with which the earth is pulling the mass m, है ना, यही पढ़ा ना, वेट इक्वल टू mg।
अब वेट नीचे लग रहा है तो मैं बोलूं ये नीचे पुल करना चाहिए, तो नीचे आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल ये 50 न्यूटन से नीचे पुल कर, इसका आंसर कुछ तो आ गया 50 न्यूटन। फोर्स है तो यार वेट भी होगा। 50 न्यूटन से नीचे आ रहा है तो ये बॉडी नीचे आना चाहिए, बट बॉडी नीचे आ रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम बोलेंगे ये सरफेस भी तो भैया कुछ तो प्रोवाइड करता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये इस पॉइंट पे लगेगा, हम बोलेंगे इधर ऊपर के साइड में लगेगा, बट हम बढ़ाएंगे इसको, इधर से बनाते हैं, फोर्स है ना, तो हमने इधर से बनाया, तो ये ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स। अब थोड़ा सोच के बताओ, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा? अरे बॉडी रेस्ट पे है ना, मतलब जितना पुल नीचे होगा उतना पुल ऊपर से भी होगा, हेंस यहां पे भी है 50 न्यूटन, है ना। और इसीलिए तो हम बोलते हैं ये नीचे जितना वेट है दैट इज mg इज इक्वल टू माई n, जितना नीचे है उतना ही तो ऊपर है ना। अब इसकी सब चीजों को छोड़ो, हेंस अब देखो यहां पे दोनों चीज बैलेंस कर रहा है, मतलब अगर मैंने इसको भी F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, तो हमने बोला F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा? अब बोला F1 कितना है, हमने बोला ऊपर कितना आएगा 50 न्यूटन, प्लस नीचे कितना है, हम बोलेंगे 50, नहीं नीचे है ना, और इसके ऑपोजिट में, हेंस आई कंसीडर इट एज -50। आंसर कितना आ जाएगा? 0। मतलब हमने बोला F1 ले लो प्लस F2 ले लो, बट कब ये 0 हो जाएगा? बट कब? जब ये बॉडी रेस्ट पे है। अंडरस्टैंड हो रहा है? ये बॉडी रेस्ट पे है, मतलब सब फोर्सेस 0, हेंस आई कैन से डायरेक्टली दैट ऐसे हम बहुत सारे फोर्सेस लेते हैं, F2 ले लिया, F3 ले लिया, F4 ले लिया। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब मैंने है ना यहां पे भी एक वॉल बना दी और एक वॉल यहां पे बना दी। अब हमने बोला कि ना एक मैंने एक स्ट्रिंग लिया और इसको मैंने ऐसे टाई कर लिया, मतलब ये इधर से पुल कर रहा है, और फिर हमने यहां से भी एक स्ट्रिंग ले लिया तो यहां से पुल कर रहा है, स्टिल दोनों पुल कर रहे हैं ना, बट बॉडी इज एट रेस्ट। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे फोर्सेस लगा दिए, मैंने इधर से एक स्ट्रिंग लिया, इधर लगाया, समझ में आ रहा है? ये सारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं? बॉडी मूव कर रहा है क्या? नहीं। हेंस आई कैन से दिस फोर्स इज बैलेंसिंग दिस फोर्स, दिस फोर्स इज बैलेंसिंग दिस फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होंगे, बट सारे फोर्स क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। हेंस आई कैन से ये देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऐसा ऐसा प्लस डॉट 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 प्लस Fn ले लो, कितने भी फोर्सेस ले लो, बट अगर बॉडी इज एट रेस्ट मतलब F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हेंस आई कैन से डायरेक्टली यस, अगर F नेट इज इक्वल टू 0 है, मतलब फर्स्ट लॉ यही है कि तुम बॉडी पे कितने भी फोर्स लगाओ, बट भैया नेट फोर्स होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? 0, है ना। अगर बॉडी पे, समझा ये नेट फोर्स 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुमने कितने भी फोर्स लगाए ना, अगर बॉडी मूव नहीं किया मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, हेंस F नेट शुड बी 0। भैया फोर्सेस तो दुनिया भर के लगेंगे, बट क्या होना चाहिए? F नेट शुड बी 0। इजी। अब ऐसे ही अगर मैंने बोला कि इस बॉडी पे भैया कोई नेट फोर्स नहीं है, तो ना ही बॉडी इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, तो बॉडी में बोलू ना ही मूव करेगा, मतलब ना ही उस पर कोई एक्सेलरेशन रहेगा। हेंस आई कैन से F नेट 0, तो मतलब A नेट इज ऑल्सो 0, है ना। ये न्यूटन आएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझता है तो हमको, समझा? तो ना ही बॉडी पे कोई फोर्स लगेगा ना ही बॉडी पे मूव करेगा। हेंस आई कैन से बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। अब इसमें से कोई ऐसा फोर्स होता जो उसको इधर पुल कर रहा था, इधर पुल कर रहा था, तो बॉडी मूव कर जाता। अंडरस्टैंडिंग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या हुआ? थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, बट ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैंने एक और हमने चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि एक बॉडी है जो u वेलोसिटी से चल रहा है, कोई नहीं, स्पेस में चल रहा है, मस्त में एकदम मजे से चले जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं, एकदम कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई एयर नहीं है, मस्त चले जा रहा है। प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड टाइप, ये किधर भी गया वेलोसिटी इसका u ही था, वेलोसिटी u ही है। अब हमने क्या किया? हमने बोला कि नहीं हम इस पे फोर्स लगाएंगे। अब जब हमने फोर्स लगाया तब इसका वेलोसिटी v में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जब तक फोर्स नहीं लगाया तब तक बॉडी क्या करेगा? बॉडी u में ही रहेगा। हेंस आई कैन से
बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना। हेंस डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। कब तक? जब तक एक बाहर का अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। अब अगर मैंने इसको स्ट्रिंग से टाई कर लिया तो वो थोड़ा थोड़ा टर्न लेते रहेगा और वो सर्कल बना देगा। अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है? हेंस आई कैन से दिस इज मूविंग विथ माई कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब ये तो हो गया रेस्ट, ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे दो चीज आती है कांस्टेंट वेलोसिटी में। एक तो होता है भैया बॉडी है ना, बॉडी के पास वेलोसिटी मतलब दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो हमें कौन सा कंसीडर करना है? हम बोलेंगे दोनों। अब मैग्नीट्यूड बोला तो मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड होता है। हम बोलेंगे इसकी भैया स्पीड भी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट बोला है, मतलब स्पीड भी वही और डायरेक्शन भी वही। हेंस इन दोनों में से ये दोनों चीज हो जाएगी क्या? कांस्टेंट। ये दोनों समझ में आ रहा है क्या हो गया? इजी है। हाँ, इसके बाद हम बोल सकते हैं that an object continue to remain at rest or in a uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it, है ना। और उसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, या फिर उसे हम बोलते हैं माय लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। लॉ ऑफ इनर्शिया का आप सिंपली ऐसे याद रख लो कि लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब, इनर्शिया का मतलब होता है, ऐसे याद रखो, इसका मतलब होता है मास। जितना ज्यादा बॉडी का मास उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया, मतलब मास जितना ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा। तो भाई मैं धर्मेश प्रजापति, मैं क्या बोलता हूं कि मास मतलब होता है बॉडी का लेजीनेस। मास मतलब क्या? बॉडी का लेजीनेस। बोलना नहीं है, बुक में लिखा। मास मतलब होता है लेजीनेस, मतलब जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा लेजीनेस और उतना ज्यादा इनर्शिया। ओके, सो आप कभी भी कोई भी चीजें कंपेयर करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि यार इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया मतलब इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप। बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया क्या? जिसका ज्यादा मास होगा उसको ना ही मैं जल्दी मैं मूव करा पाऊंगा, और अगर वो चलते हुआ तो मैं इससे जल्दी मैं रोक पाऊंगा, है ना। एक बड़ा सा स्टोन है जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया, मतलब अगर वो रोल हो रहा है तो मैं इसको जल्दी रोक भी नहीं पाऊंगा और ना ही मैं मूव करा पाऊंगा। हेंस जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, इजी है। सो यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, या फिर आप जैसे आप रफ बुक में लिखते हो या फिर आप नोटबुक में लिख रहे हो ऐसे लिखो। और भाई मुझे हो सके प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, हो सके तो मुझे यार एक फोटो भेज दिया करो, एक, ठीक है। आप लिखते हो वाला ये मेरे पास है, ठीक है। जो अंडरस्टैंड हुआ है आपके वर्ड्स में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो उसको, ठीक है। ओके, सो आपने वो कॉपी कर लिया होगा आई मस्ट से, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अभी हम करते हैं मेन टॉपिक स्टार्ट, दैट इज माय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन लेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यार वो होता क्या है। अब हमने देखो शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड ए नेट इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी बॉडी का एफ नेट 0 है, ए नेट 0 है, hence I can say that the body is in equilibrium। या फिर मैं शॉर्ट में लिखूं, then I can say my body is said to be in equilibrium।
तो आप मतलब तो समझ ही गए होंगे। इक्विलिब्रियम मतलब अगर बॉडी पे जितने भी फोर्स हो वो सब बैलेंस हो गए, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ओके, वो दो पाइप, दो बकेट होते हैं, दो बकेट में खोल किया, पाइप लगाया और यहाँ पे पानी ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, हेंस दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ठीक है, सब्जी वाले के पास जाके झगड़ने का, दैट इज इक्विलिब्रियम, कि इधर गया, तो ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सो बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन देता हूं, फर्स्ट वाला। ये एक मेरा रूफ है और रूफ पे मैंने एक स्ट्रिंग लगाई, मास थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा बट चल जाएगा। इसको मैंने मास का नाम दिया m1, यहां से लगाया m2। ठीक है, अब दो मासेस लग गए, तो अब मुझे बोला है इसका वैल्यू है 2 kg और इसका वैल्यू है 5 kg। ठीक है, अब बोला है फाइंड द टेंशन T in both the string। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, ये देखो, ये वायर चेंज हमें याद है, वायर चेंज या फिर स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज है ना, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। तो मैंने ये बोल दिया, अब मुझे इस पे क्या फाइंड करना है, टेंशन। अब हमने बोला यार सोल्यूशन लिखने से पहले, अब मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, सोल्यूशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत इस डायग्राम को एडिट कर लेंगे। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा। ओके, सो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार मुझे पता है दो स्ट्रिंग है, मतलब यार यहां पे भी टेंशन आएगा, यहां पे भी टेंशन आएगा, और दोनों टेंशन सेम होगा क्या, नहीं, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। तो मैंने इसको बोल दिया ये हो गया T1, तो ये ऊपर भी हो गया T1, मतलब जितना टेंशन नीचे है उतना टेंशन ऊपर भी है, यहां पे भी सेम, यहां पे टेंशन T2 है तो यहां पे भी T2। ठीक है, हेंस इट इज इन इक्विलिब्रियम ना, इसके लिए तो बैलेंस हुआ है ना, तो ये समझ में आ गया हमको। अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे FBD। अब FBD बनाने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द फ्री साइड। मतलब देखो यहाँ पे फ्री साइड ये वाला है, अगर ब्लॉक ओवर ब्लॉक होता, मतलब एक ब्लॉक नीचे है, ऐसे एक ब्लॉक नीचे है और एक ब्लॉक ऊपर है और ये फ्लोर पे है, तो हम फ्री साइड से चालू करेंगे, मतलब हम इधर से स्टार्ट करेंगे। बट इन दोनों में फ्री कौन सा है, मैं बोलूंगा ये तो दोनों साइड से पुल हो रहा है, बट ये वाला है फ्री साइड, हम ये वाला चॉइस करेंगे और हम यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या करना, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हमारा FBD बनाना। सो आई डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस, हेंस आई जस्ट राइट डाउन हियर एज फॉर मास M2 हम क्या बनाएंगे, FBD बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटू सा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, ये क्या है M2। अब इस पे क्या लगेगा, सबसे पहले जो हमारा भाई हमारी अर्थ धरती माता हम पे लगाती है, क्या, वेट, इसको हम F बोलते हैं, दैट इज माई M2G। M2 है ना, इसके लिए M2, क्योंकि यहाँ पे दो है ना, इसके लिए M2G अच्छे से लिखा। अब ऊपर कितना लगेगा, हम बोलेंगे ऊपर क्या लगेगा, इस बॉडी पे ऊपर क्या लग रहा है, T2। सो अभी हम देखेंगे इस बॉडी पे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। हम बोलेंगे बॉडी मूव किया, नहीं, हेंस हम बोलेंगे जितना फोर्स ऊपर है उतना फोर्स नीचे भी है, हेंस हम डायरेक्टली लिखे इधर, तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर कौन है, T2, नीचे बैलेंस कौन किया, M2G। सो बता T2 कितना हो जाएगा, M2 कितना है, आई कैन से 5, और ग्रेविटी को हम फॉर आर बेटरमेंट आई जस्ट कंसिडर एज 10, तो ये हो गया T2 कितना, 50, और टेंशन है मतलब यार ये है तो एक्चुअल में फोर्स ही ना, दैट इज माय 50 न्यूटन। ये मेरे को क्या मिल गया, टेंशन किसका, T2 का, कितना मिल गया, आई कैन से हियर एज 50 न्यूटन, है ना। इसको अच्छे से लिख देंगे तो लिखिए T2 एज 50 न्यूटन, एक तो मिल गया। अब दूसरे का फाइंड करना पड़ेगा। दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर मास M1 हम क्या बोलेंगे, मास M1 बनाने का छोटू सा, इसको बोला M1, इस पे क्या लगेगा, हम बोलेंगे ऊपर क्या लगा, टेंशन T1,
खुद का मास है, मतलब खुद पे भी तो वेट लगेगा, हेंस ये लगेगा m1g, यहां लगेगा F इक्वल टू m1g, है ना। अब सिर्फ इतना ही लगेगा क्या? हम बोलेंगे ये स्ट्रिंग पे तो भैया ये मास भी तो लटक रहा था, तो ये मास भी तो उसको नीचे पुल करेगा, है ना। तो ये जो टेंशन यहां पे क्रिएट हुआ, ये टेंशन यहां पे भी क्रिएट हुआ T2 से, हेंस ये T2 भी तो नीचे है, हेंस यहां पे एक और फोर्स आएगा, दैट इज माय T2। कितना आ जाएगा? दैट इज माय 50 न्यूटन, या फिर हम ऐसे लिखे तो इसको ऐसे लिख दूं मैं m2g, है ना। अब हम इक्वेट करेंगे तो क्या इक्वेट करेंगे? हम बोलेंगे जितना T1 है उतना ही तो मास m1 है प्लस मेरा m2 आएगा, दैट इज माय F प्लस T2। हेंस मैं ऐसे लिखू T1 ऊपर जा रहा है, नीचे कौन पुल कर रहा है? हम बोल सकते हैं ये m1g प्लस m2g, समझ रहा है ना। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने, दोनों नीचे पुल हो रहा है, हेंस T1 माइनस T2 इट विल बी इक्वल टू 0। मूव नहीं किया ना, हेंस अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे T1 कितना हो जाएगा, हम इसको पूरा इधर लेके आएंगे, आई कैन से m1, अब मैं थोड़ा बहुत लॉजिक लगाऊं तो समझ में आएगा आपको, m1 प्लस m2 और ये g कॉमन ले लिया, है ना, समझ में आ रहा है। m1 कितना है? हम बोलेंगे m1 है 2 प्लस 5 7 हो गया इंटू 10, तो मेरे को बताओ एक्चुअल में T1 कितना हो जाएगा? 70 न्यूटन। मतलब इस पे ये जो पुल कर रहा है ऊपर के साइड में, इस पे कितना आ जाएगा? हेंस हम बोलेंगे T1 इज 70 न्यूटन। और लॉजिक भी है ना कि इसको कितना बैलेंस करना है, इसको सिर्फ अपना वेट ही देखने का है, ये स्ट्रिंग को कितना देखने का है, हम बोलेंगे सिर्फ इसका वेट देखने का, दैट इज कितना है 50, बट ये स्ट्रिंग को तो कैसा, इसको भी देखना और इसको भी देखने का, हेंस ये बढ़ गया। इजी है गेटिंग इट। कैसे हुआ इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस, दैट इज माय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको एग्जाम में ना बहुत सारे देंगे, आप बोल देंगे कि यहाँ पे ऐसे 10 मासेस लगे हुए हैं, अब मुझे बताओ थर्ड का स्ट्रिंग का वैल्यू कितना आएगा, फोर्थ का कितना वैल्यू आएगा, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आया, इजी है। ओके, सो टेक अ स्नैप, आई रब इट आउट। ओके, सो आपने वो क्वेश्चन देखा, इंटरेस्टिंग था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें और भी कॉन्सेप्ट लगेंगे और वो अब हम करते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है कि एक ऐसा एक रूफ है, अब ये एक स्ट्रेट रूफ में मजा नहीं आ रहा, हम ऐसा वॉल भी ले लेते हैं, ठीक है। अब वो लोग ने बोला एक ब्लॉक है, इसका कुछ तो मास है, मास बोल दिया हमने, मास ले लो, अज्यूम कर लो √3 kg, ठीक है। अब वो लोग ने बोला कि यहां से मैंने एक स्ट्रिंग टाई कर लिया और एक यहां से स्ट्रिंग टाई कर लिया, ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग टाई कर दिए। अब बोला है सेम क्वेश्चन, फाइंड टेंशन T इन बोथ द स्ट्रिंग्स। अब फाइंड करते हैं। अब जैसे ही मैंने देखा यहां पे तो ब्लॉक एक ही है, बट यार यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब जैसे अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा, हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखा, उसमें हमारे जो फोर्सेस थे, हमने बोला था दे आर पैरेलल और दे आर एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ऐसा ब्लॉक लिया था तो हमने बोला था ये फोर्स ऊपर जा रहा है तो ये फोर्स नीचे आ रहा है, ये हो गए एंटी पैरेलल। एक फोर्स से देखा था, हमने बोला कि नीचे एक और फोर्स लगेगा तो ये हो गए पैरेलल वाले, ये एंटी पैरेलल वाले। बट हमें कोई फोर्स ऐसे वाले में नहीं सिखाया है और ऐसे फोर्स हम कंसिडर भी नहीं करते, तो हम करना क्या सर? तो ऐसी चीजों में करना क्या है? ऐसी चीजों में हमें यह देखना है कि यार पहले तो देखो, पहले हम जो बेसिक क्वेश्चन हम वैसे सॉल्व करने का ट्राई कर। दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, तो मैंने टेंशन बनाया ऐसे क्रॉस करके, तो इसको मैंने बोल दिया चलो T1, इसको बोल दिया T2, तो यहां पे बोल दिया T2, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे होगा। हमें एक और चीज दी है कि अगर ये मैंने ऐसे सरफेस ले लिया तो ये जो सरफेस से जो एंगल बनाएगा उसको हम थीटा बोलेंगे और थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज को समझते हैं हम, अगर हमने सॉल्व करने में डाला इधर
तो हमने क्या बोला कि ये ब्लॉक है मेरा M का, इस पे वेट लगेगा नीचे, दैट इज mg, और यहां पे कितना फोर्स है, हम बोलेंगे टेंशन है T1 का, और यहां पे एक भलता सा टेंशन है T2 का, जो कुछ तो एंगल पे है, ये हमने बोल दिया 60 डिग्री पे। अब डॉट डॉट लाइन, अब हमें जो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या होता है, फोर्सेस आर, आई कैन से फोर्सेस क्या होते थे, एक एक्सिस में होते थे, या फिर फोर्सेस में ऐसे बोलूं ये एंटी पैरेलल में होंगे, एक नीचे जा रहा होगा ऊपर जा रहा होगा, या फिर दोनों फोर्स नीचे जा रहे हैं तो हम इक्वेट करते थे। ये तो कुछ अलग ही है, किसी और एंगल पे जा रहा है। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नेम इज रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। किसका रिजोल्यूशन, ये फोर्स का, मैं बोलूं ये फोर्स है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, जिसके पास खुद का कुछ वैल्यू होता है और डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर। Hence I can say we'll understand the resolution of vector. अब resolution, देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको, resolution of vector. So अगर resolution of vector हमें समझना है तो हमें assume करते थे, एक चीज समझाता हूं मैं आपको, ये बॉडी है, अगर मैंने बॉडी को यहां से मूव किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से 5 न्यूटन से पुल किया, और इस बॉडी को मैंने यहां से भी पुल किया, कितने से, यहां से मैंने 3 न्यूटन से पुल किया। बॉडी बता, बॉडी किधर जाएगा, 5 के इधर की 3 के इधर, गधो दोनों में से किधर भी नहीं जाएगा, ये जाएगा इसके बीच वाले पार्ट में, है ना, इधर से पुल करो इधर से पुल करो, बॉडी सीधे से आएगा ना, सेंटर से जाएगा, हेंस ये सेंटर से मतलब ये कुछ एंगल पे जाएगा बट यहां से जाएगा, हेंस दैट इज नोन एज माय रिजल्टेंट, मतलब देखो यहां दोनों का एक रिजल्टेंट पे जाएगा, उसका उल्टा प्रोसेस दैट इज नोन एज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब हमें रिजल्टेंट पता है, अब हमें देखना है कि इस एंगल ये एक्स एक्सिस पे कितना लग रहा है और वाई एक्सिस पे कितना लग रहा है, ठीक है। अब ये जो दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, दैट बोथ कंपोनेंट, एक चीज याद रखनी है हमको, जो दो कंपोनेंट होंगे दैट द एंगल बिटवीन द टू कंपोनेंट शुड बी 90 डिग्री, मतलब ये तो कोई 90 डिग्री है ना। सो ऐसे ही अगर मैंने आपको रिजोल्यूशन बोला तो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है एक फोर्स ऐसा, है ना, तो अभी हम इसे रिजोल्व करें, रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे और एक वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहां पे हमें कुछ तो एंगल दिया रहेगा, हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो आप ऐसे बोलने का, ये वाला एक कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, तो यहां पे जो कंपोनेंट मिलेगा मैं बोलूंगा ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, हेंस जो एक्स एक्सिस में मिलेगा तो हम ऐसा बोलेंगे, थीटा किधर है, इसके साथ है कि इसके साथ है, थीटा किसके साथ है, इसके साथ है कि इसके साथ है, तो हम बोलेंगे इसके साथ है ना, तो हम ऐसा बोलेंगे जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, क्या बोलेंगे, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा। ऐसे मतलब ऐसे लोग याद रखते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे याद रखते हैं, तो ऐसा याद रखते हैं कि जो f अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो मैं बोलूं f अलोंग द वाई एक्सिस है, क्या बोलेंगे, f अलोंग द एक्स एक्सिस इज जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, बट किसका, आई कैन से जो बीच का था, दैट इज माय रिजल्टेंट का, हेंस आई कैन से f cos थीटा, गेटिंग इट। तो बताओ इधर क्या आ जाएगा, तो हम ऐसा बोलेंगे जिसके थीटा है क्या, नहीं, तो जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ आ जाएगा भैया साइन थीटा। अंडरस्टूड क्या हुआ, देखो रिजल्टेंट था, हमने बोला ये कुछ एंगल पे रहेगा, हमने उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक अलोंग द एक्स एक्सिस था, एक अलोंग द वाई एक्सिस था, हमने बोला ये थीटा नीचे है, तो हमने बोला जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ साइन थीटा, ठीक है। हमें एंगल का वैल्यू दिया रहेगा, हम वैल्यू डालेंगे, एफ का वैल्यू दिया गया, एफ का वैल्यू डालने का, इजी। देखो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये समझ में आया, इसको मैं रखता हूं साइड में, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इन आवर चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स में, ठीक है। अभी हम यहां पे देखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे भी सेम है, ये T2 है और यहां पे एंगल दिया है 60 का, तो हम करेंगे इसको कंपोनेंट में डिवाइड, तो भैया बताओ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो सर इसको क्या करने का, ये हो जाएगा गायब ना, क्योंकि इधर और इधर रिजॉल्व कर दिया ना, तो ये सेंटर वाला नहीं आएगा,
हेंस अगर हमने देखा तो हम इसको क्या बोलेंगे, जिसके देखो T2 है तो इधर क्या आ जाएगा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा। हेंस आई कैन से डायरेक्टली लिखूं मैं, इधर आ जाएगा T2 कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। कितना है तो हम बोलेंगे इधर आ जाएगा 60 डिग्री। गेटिंग इट? यहां पे क्या आ जाएगा, आई कैन से T2 जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ साइन थीटा, और साइन थीटा किसका, T2 का, रिजल्टेंट का, साइन 60 डिग्री। ओके ओके, ये इजी है। अभी हो गया काम, रिजोल्यूशन समझा, ये समझा। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करने का। अभी क्या करने का, ये हो गया ना, अब ये हो गया तो हमने इसको रिजोल्व कर दिया ना, तो इसको जाने का भूल, गायब हो गया। क्यों, इसका वैल्यू तो इधर जो देखा हमने एक्स में दिख गया, इसमें वाई में भी दिख गया। हेंस अभी हमें क्या करने का, फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस, तो हम बोलेंगे फॉर एक्स एक्सिस, क्या होगा एक्स एक्सिस में, हम बोलेंगे एक्स एक्सिस मतलब ये वाला है। अभी हमने बोला यहां पे कौन पुल कर रहा है, T1, यहां पे कौन पुल कर रहा है, T2, ये बैलेंस है ना। हेंस आई कैन से T1 इधर पुल किया, इधर क्या हो जाएगा, आई कैन से इधर सिर्फ T2 है क्या, नहीं, T2 cos 60 डिग्री। क्योंकि cos 60 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, हम बोलेंगे इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा T2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये आ गया मेरे को T1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब वैसे ही मेरे को निकालना है फॉर वाई एक्सिस, तो हमने लिखा फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, ऊपर कौन है, आई कैन से T2 साइन 60 डिग्री, नीचे कौन है, तो नीचे है ना, ये ऊपर है नीचे है, तो नीचे कौन है, mg इक्वल टू 0। अब हमने बोला T2 साइन 60 का वैल्यू इट विल बी √3/2 और mg का वैल्यू m कितना है, आई कैन से √3 इंटू जी इज 10। अरे हमने क्या देखा, √3 सेम, तो कट, ये 2 इधर क्या तो हो गया 20, क्या आ गया T2, ये आ जाएगा न्यूटन। एक टेंशन मिल गया, इधर का T2 कितना मिल गया, आई कैन से इसको थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं, T2 इज इक्वल टू कितना मिल गया 20 न्यूटन। तो T1 कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, सो आई विल गेट कितना, so it will be T1 is equal to T2 divided by 10, that is 20 divided by 2, कितना आ जाएगा 10। hence T1 कितना आ गया 10 न्यूटन। इजी है, इजी है। वी आर अंडरस्टैंडिंग मेनी कॉन्सेप्ट विद द इक्वेशंस, विद द क्वेश्चंस, ठीक है। सो आपको थोड़ा बार ऐसा लग रहा है सॉरी क्या नया नया आते जा रहा है, बट ये सब चीजें क्या है, जब इसको हैबिचुअल बना लो, क्योंकि हम चैप्टर में तो पढ़ने वाले, बट फिर भी हमें लगती रहेगी चीजें। सो हमें ये समझ में आ गया कि यार ये सॉल्व हुआ, हमने कुछ कुछ नई चीजें भी पढ़ ली इसमें, कुछ एंगल पे भी देख लिया, इजी है। क्या किया, सिंपल, देखो ये एंगल पे है तो हमने क्या किया, इसको करने का रिजॉल्व, एकदम शॉर्ट है, शॉर्ट एंड सिंपल, ये हमने अंडरस्टैंड किया। फर्स्ट टाइम देखा तो शायद हमको ऐसा लग रहा है, पर देखो ये T2 इधर है, इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व, एक ऊपर जाएगा और एक परपेंड इसके एक्स एक्सिस में रहेगा। हेंस हमने इस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व मतलब स्प्लिट करने का, रिजॉल्व मतलब स्प्लिट, किसको, वेक्टर को, स्प्लिटिंग द वेक्टर। अब किसमें, ये इस वेक्टर को स्प्लिट किया तो ये हो जाएगा इधर एक वेक्टर और एक ऊपर वेक्टर, और हम क्या बोलेंगे, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा। ऐसे बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही याद रखते, तो आप भी ऐसे याद रख लो, ठीक है, इजी है, ऐसे याद रख लो। अब वैसे ही हमने ये देख लिया रिजोल्यूशन, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ साइन थीटा। अब हमने देखो, जैसे हमने बोला कि ये फोर्स है, इसमें दोनों में स्प्लिट कर देते तो ये पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल में कन्वर्ट हो गया। अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, जो है ये फॉर एक्स एक्सिस देखा तो एक्स एक्सिस में ये T2 था, ये T1 था, वैसे वाई एक्सिस में ये T2 साइन थीटा अपन mg। इजी है, इजी है, शॉर्ट एंड सिंपल, वेरी स्वीट क्वेश्चन। और क्वेश्चन करेंगे इस पे, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और जो जो अंडरस्टैंड हुआ रिजोल्यूशन के बारे में आप खुद से लिखते रहो। जैसे हम चैप्टर करेंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा हाँ हमने पहले पढ़ा ये सब चीज। ओके ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टेक अ कॉपी
स्नैप लो, बुक में लिखो, अच्छे से लिखो एंड गिव मी अ स्नैप, ठीक है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा रिजोल्यूशन वाला देखना इसमें। अगर मैंने एक ऐसा रूफ ले लिया, अब रूफ पे मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लगाया, इसका मास m है कुछ, तो अब रूफ पे क्या किया, हमने दो स्ट्रिंग लगाए। एक स्ट्रिंग कुछ एंगल पे लगाया, इसका एंगल टू द सरफेस था, इसको मैंने बोला θ1 60 डिग्री है, ठीक है। और एक ऐसे कुछ लगा दिया जिसका एंगल θ2 है, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। अब स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। अब इस मास का वैल्यू ले लो तुम √2 kg, ठीक है। अभी हमें इसको करना है सॉल्व, है ना। अभी आपको एक चीज समझ में आ गई कि यार एंगल दिए दोनों, हमको दोनों को रिजोल्व करना पड़ेगा। तो भाई रिजोल्यूशन इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो थोड़ा बहुत जो डाउट रहेगा वो पहले वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, एक ब्लॉक लेता हूं मैं, इधर आ जाएगा माई फोर्स, दैट इज माई वेट ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज माई अर्थ, है ना, mg आ गया। अब यहां पे कौन सा फोर्स है, हम बोलेंगे कि ये वाला फोर्स है, ऐसा वाला, इसको हमने बोल दिया, यहां पे आज स्ट्रिंग बना लेंगे टेंशन, इसको बोला T1, इसको बोला T1, यहां पे क्रॉस मारा, यहां पे बोला T2, यहां पे बोला T2, ठीक है। दोनों ऐसे, दोनों अलग अलग रहेगा ना, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। तो हमने बोला यहां पे कितना है T1, कितने एंगल पे है, हमने बोला 60 डिग्री पे, ठीक है। दूसरा कितने पे है, दूसरा ऐसे है, और हमने बोला है, ये बोला है θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इसको करेंगे रिजोल्व। हम T1 को रिजोल्व करेंगे, तब तक T2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो T1 को रिजोल्व किया तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक ऐसे एक्सेस में डिवाइड करेंगे और एक ये वाले एक्सेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमें बताओ कि थीटा किधर है, सबसे पहले ये देखने का थीटा कौन से साइड में है। अब हो जाएगा ना काम, ये देखो ये परपेंडिकुलर हो, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, ये भी एंटी पैरेलल हो जाएगा। हेंस हम लेगा थीटा किधर है, इधर है ना। हेंस आई कैन से जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा टी कॉस 60 डिग्री। यहां पे क्या आ जाएगा, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ, तो टी आई कैन से T1 है ना, तो T1 साइन 60 डिग्री। समझा, सेम का सेम यहां पे भी करने का। तो इधर करने के लिए मैं ब्लैक ही रखता तो आपको समझ में आते रहेगा। अब हमने बोला कि इसको जब इधर से रिजॉल्व किया तो मैं छोटा बना देता हूं तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो। हमने बोला यहाँ पे T2 है, जैसे थीटा है, हेंस इट विल बी T2 cos 30 डिग्री, और ऊपर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, आई कैन से T2 sin 30 डिग्री। रिजॉल्व किया ना, ये जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ sin थीटा। अब इजी हो गया सॉल्व करना। कैसे इजी हो गया, देखो हम क्या करेंगे, हम इधर लिखते हैं सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के लिए मैंने बोला फॉर एक्स एक्सिस या फिर ऑन एक्स एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस पे क्या हुआ, हम बोलेंगे यहां पे, ये देखो अभी हमने जब रिजॉल्व कर दिया ना तो ये फोर्सेस गायब हो गया, ठीक है। तो एक नया फोर्स हम बनाएंगे तो सिंपल वे में बन जाएगा, सिर्फ ऊपर है, नीचे है, इधर है, इधर है। हेंस ऑन एक्स एक्सिस देखा तो मैं बोलूं ये दोनों फोर्सेस तो गायब हो गए, अब बचेगा ये वाले फोर्सेस। तो ऑन एक्स एक्सिस देखा तो ये बोलेंगे क्या, T2 cos 30 डिग्री इज बैलेंस्ड विद T1 cos 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, T2 cos 30 डिग्री माइनस, ये इधर जा रहा है ना, इट विल बी T1 cos 60 डिग्री इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी T2 इंटू √3/2 माइनस T1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे तो इट विल बी T2, इधर आएगा √3/2 इक्वल टू T1/2, ये 2 गया, बचा क्या, तो इट विल बी T1 इज इक्वल टू √3T2, T1 इज इक्वल टू √3 इंटू T2, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। अब हम सिमिलरली ऑन एक्स एक्सिस देखेंगे, ऑन वाई एक्सिस देखेंगे। सो देखेंगे ऑन वाई एक्सिस क्या मिलेगा, वाई एक्सिस पे देखा तो मैं बोलूं यहां पे कौन है,
यहाँ पे बोलेंगे दो फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं और एक ही फोर्स नीचे बैलेंस कर रहा है, हेंस दो फोर्सेस को मैं ऊपर लिखता हूं तो इट विल बी इन ब्रैकेट T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 माइनस नीचे क्या है mg इक्वल टू 0, है ना। दो फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे है, तो T1 कितना आ गया, T1 आ गया मेरे को कुछ नहीं आया T1 तो इट विल बी T1 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2 और T2 कितना हो जाएगा T2 इंटू साइन 30 दैट इज 1/2 माइनस आ गया mg इक्वल टू 0। अभी हम बोलेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये इधर तो इधर 2 है डिवाइड में, इधर भी 2 है डिवाइड में, इधर 2 नहीं है तो 2 एडजस्ट करेंगे, हेंस इट विल बी, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो आपको समझ में आएगा √3T1 प्लस T2 माइनस 2mg और जो नीचे डिवाइड में कॉमन 2 मिला इधर मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। कट लगा, कट लो। अभी इसका एक बाद इधर, अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा इधर, इट विल बी √3T1 माइनस T प्लस T2, इधर आ गया 2 इंटू m कितना है, इट विल बी 2√2 इंटू 10 m इंटू g, समझा क्या, ये क्या है m इंटू जी दैट इज 2 इंटू m इंटू जी कहां से आया, ये mg, m कितना है √2 और ये हो गया g दैट इज 10। अभी हम करेंगे क्या, इसको रिजॉल्व, देखो इधर ये मेरे पास क्या है, हमें बोल दिया T1 भी पता है हमको कितना है √3T2 दैट इज √3 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा √3T2 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2√2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 3T2 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4 और ये 10 और ये √2 है ना। हम बोलेंगे कितना हो जाएगा 4, ये 4 इंटू 10√2, ये 4 गया T2 कितना हो गया, इट विल बी 10√2, √2 मतलब कितना होता है वैल्यू, √2 का वैल्यू होता है 1.414। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 14.14 न्यूटन। समझा ये इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हमने रिजोल्यूशन देख लिया यहाँ पे और अच्छे से डिटेल में कि अगर एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, कंपोनेंट ऐसे जा रहा है तो हम इसको रिजोल्व कैसे करेंगे, और रिजोल्व करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, थीटा जिधर रहेगा उसके बाद कॉस थीटा या थीटा ने उसके बाद साइन थीटा, दूसरे का भी ऐसे आएगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ये तो मैंने आपको फिर भी एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, बट आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें अलग अलग वे में ये कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करते हैं, ठीक है। सो अब तक हमने ये देख लिया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखना है तो बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी हम ऐसे कंसिडर करेंगे, बॉडी शुड बी एट रेस्ट, रेस्ट मतलब बॉडी रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब देखो यहाँ पे भी रुका हुआ था, वहां पे भी रुका हुआ, सब जगह रुका हुआ आएगा तो हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। इजी, इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी करेंगे, सब करेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग दिस। मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, सो आप वो सॉल्व करना, उसमें ट्राई करना कि आपके आंसर कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। सो मे भी शायद मैं इस वीडियो के बाद दे दूं, या फिर नहीं दिया तो आपको डीपीपी में दे दूंगा, ठीक है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा लंबा लेक्चर है बट यू नो मजा तो आया, ओके। सो एक बार वापस देखना पूरा अच्छे से देखना, रिजोल्यूशन अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखना, समझ में आएगा, ओके।